हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल आप सबके? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सॉरी फॉर द डिले ऑफ 10 मिनट्स। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ थी। आई कैन सी मैनी स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग एन अस। आशुतोष मित्तल गुड मॉर्निंग, शिवांगी गुड मॉर्निंग, कौर कौर गुड मॉर्निंग। कौर अगर पूरा नाम लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन वी हैव संभवी कुमारी। ओके, बचपन की दुनिया विद पित्ती एंड शिवम। भाई नाम अच्छे से लिखते तो अच्छा रहता है। शिफाली फालतू, फालतू कोई व्यक्ति हैं? अब आप फालतू क्यों हैं भाई? ये नाम ऐसा क्यों रखा आपने? गॉड नोज। नमस्कार जी। गौरव गुप्ता ने कहा विल वीडियो बी देयर ऑन यूट्यूब आफ्टर द क्लासेस ओवर? विल ट्राई। विकास रंजन, हेलो बेटा, क्या हाल है आपके? होपफुली पटना में सब अच्छा होगा। शैलजा शिप्रा, हरिदास सोनी, के कमल, भरत भटनागर। कौर ने कहा नित जप कौर, अच्छा ओके, नित जप ओके। गौरव गुड मॉर्निंग, रिचा तिवारी गुड मॉर्निंग, हरिदास गुड मॉर्निंग, शैलजा शर्मा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। And now this is the time. Pratisha, good morning. Now this is the time to announce the top scorers. मेरे बेटा, मेरे पास इस समय यहाँ पे एक लिस्ट है. You can see this list. In fact, ये वाली लिस्ट है. You can see this list running into how many pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 pages. 7 पेजेस की ये लिस्ट है जिसके अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट दिया, ईमानदारी से टेस्ट दिया। और इसके अंदर जो टॉप स्कोरर है उसका नाम मैं सबसे पहले अनाउंस कर रहा हूं। टॉप स्कोरर इज सौरभ गोयल हु हैज स्कोर्ड 40 मार्क्स। सौरभ गोयल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। 40 मार्क्स ये टॉप स्कोर है। 40 is the top score. That is 80% the top score. I was surprised कि not one student has managed to score more than 40. And 40 भी सिर्फ एक ही के आए हैं. The next best score is of भरत भटनागर। भरत आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले काफी टाइम से। I still remember that day, भरत, जिस दिन आप अपनी सिस्टर के साथ मेरे पास आए थे काउंसलिंग के लिए और आपने इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे वेरी वेल। हटसे लैंड वाले सेंटर पे आप आए थे हमारे पास एंड यू हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। 50 में से 38 मार्क्स हैं, दैट इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोर। और मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम बोल रहा हूं जिन्होंने 30 से ज्यादा स्कोर किए हैं। इन अ सीरियल ऑर्डर, भरत भटनागर 38 मार्क्स, प्रसुक जैन हैज स्कोर्ड 37, Jinu Goel has scored 36, Arpit has scored 35, Arpit Kohade, Ronak Jain with 34, Vanshika with 34, Satyam Sarup with 34. Vanshika मेरे ख्याल से वंशिका है from Khanna if I'm not mistaken. Then Satyam Sarup from Patna, he has scored 34, Aditi Chhabra 33, Vaibhav is 33, Chirag Agarwal is 32, नक्षत्र गोयल फ्रॉम गाजियाबाद, ही हैज स्कोर्ड 32। हरिदास 17 से, हरिदास आपके 32 मार्क्स हैं, वेरी वेल डन। सुशांत सैनी विद 32, साहिल बंसल विद 31, शिखा तिवारी विद 31, शुभम दालवी विद 30, श्रृंखला मेथा विद 30, प्रणव सोहनी फ्रॉम अन अकेडमी जो आप स्टूडेंट हमारे साथ हैं, ही हैज स्कोर्ड 28, सॉरी 30। हरप्रीत कौर मेरे ख्याल से पानीपत से है, हरप्रीत कौर, शी हैज स्कोर्ड 28। और हरप्रीत के पास बाकी सबके मार्क्स 30 से कम के हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 900 स्टूडेंट्स। अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर दूं तो 879 का फिगर है हमारे पास। 879 के जो नाम है वो इन 8-9 पेजेस में चल रहे हैं। 879 में से आप ये देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओनली 19 आउट ऑफ 879, only 19 students have been able to manage the score above 30 or above 30, and only one student, Saurabh Goel, has scored 40. This is really strange, really strange. या तो हम लोगों ने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया। और अच्छा, एक और चीज, बड़ा स्ट्रेंज सा डाटा मैं आपको देता हूं।
कुछ नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको। दीज आर द स्टूडेंट जिन्होंने मेरे ख्याल से पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं अटेम्प्ट किया उसके पीछे रीजन मैं आपको दूंगा। चिराग अरोड़ा 0, somebody called SA 0, रूपा कमाकर 0, सिया 0, सत्यम 0। ये आपने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। What I believe is that आप लोगों ने सोचा ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं तो इसमें क्या मेहनत करनी, क्या दिमाग खर्च करना, छोड़ो दफा करो, और पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, सीधा सबमिट कर दिया। Without attempting even a single question, you submitted the paper. That shows the non-seriousness on the part of the student. आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और जब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इनका सोल्यूशन या इनका करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। सो दैट इज द रीजन कि आपको ये करना चाहिए था। जिन्होंने किया उन्होंने अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने नहीं किया गॉड नोस कि आप कब और कैसे सीरियस होंगे। एंड यू सी हमारा एक एग्जाम मई का कैंसिल हो चुका है, और मई के एग्जाम को कैंसिल होने के बाद नवंबर का एग्जाम हम लोगों ने देना है। हमारे पास 6 महीने एक्स्ट्रा है प्रिपेयर करने के लिए, और हम फिर भी मेहनत नहीं करें प्रिपरेशन पे, तो somehow that shows the lack of our will to qualify the CA examination. But heartiest congratulations to all those जिन्होंने अटेम्प्ट किया। मैं आपके चैट्स यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, अगर आप मेरे से बात करते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतीशा ने कहा गुड मॉर्निंग, ब्रिनॉय साहू ने कहा नमस्ते सर, सागर कुलक्षेत्र गुड मॉर्निंग, विकास सब अच्छा है ओके। साहिल वर्मा ने कहा सर वेयर डू यू गेट दिस बैकग्राउंड। चलो साहिल वो बाद में बात करते हैं। भरत ने कहा भरत ने कहा कर्टिसी योर ब्लेसिंग्स, माय ब्लेसिंग्स एंड योर हार्ड वर्क। देन कौर ने कहा विल डेफिनेटली गिव टेस्ट नेक्स्ट टाइम, मतलब मजाक समझ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, टेस्ट दिया नहीं। अंश गोयल ने कहा ये मैं जीनू गोयल। पीयूष रंजन ने कहा गुड मॉर्निंग। चलो तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप एक बार सोल्यूशन देखिए। बचपन की दुनिया विद पित्ती एंड शिवम ने कहा गुड मॉर्निंग। भाई अपना नाम भी बता दो, ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो मैं अब आपके साथ यहाँ पे पूरा सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा आपके सामने ये सोल्यूशन है, दिस इज अ सोल्यूशन। आप इस सोल्यूशन को ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर हमने आपसे पूछा था, हमने आपको डाटा दिया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ जी, जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने आपको डाटा दिया था, दैट वाज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं और चारों का एक एक नंबर है। मैंने आपको डाटा दिया था फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का टर्नओवर, एंड देन मैंने आपको डाटा दिया था फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर। यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर जे, ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल का पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख दैट इज 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ 100 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन में अजय जी एक बार आना, हैंग कर गया पता नहीं, ये बड़ा चक्कर है यार, क्या हैंग हुआ? नहीं वीमिक्स हैंग हुआ है। देखो एक बार आ रहा है क्या? देखो एक बार आ रहा है क्या? हाँ जी, अब आप देख पा रहे हैं गौरव, अब आप देख पा रहे हैं मेरे को?
गौरव गुप्ता, क्या आप देख पा रहे हैं? चलिए, ओके। भरत, तो यहां पे मैं कंटिन्यू करता हूं। मिस्टर जे, मिस्टर जे जो है, मिस्टर जे का टर्नओवर दिया हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और मिस्टर जे का पिछले फाइनेंशियल का जो टर्नओवर है वो है 109 लाख रुपए का। 109 लाख का अगर पिछले साल का टर्नओवर है तो इसका मतलब पिछले साल 100 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है। ऑडिट करवाना जरूरी है। अगर ऑडिट करवाना जरूरी है तो फिर करंट ईयर के अंदर टीडीएस करना भी जरूरी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। द इंडिविजुअल इज सपोज टू डू टीडीएस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली व्हेन he is required to get his accounts audited during the preceding financial year। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और उसी के बेसिस के ऊपर आप इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। पहला पॉइंट था हमारे पास इंटरेस्ट विच इज पेड टू एन इंडियन बैंक। मेरे बेटा, हम लोग ये कभी ना भूलें कि अगर हम इंटरेस्ट किसी बैंक को दे रहे हैं, एलआईसी को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, इंटरेस्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कभी टीडीएस नहीं होता है, नेवर एवर। और ये बात सेक्शन 194 ए के अंदर लिखी जाती है। इफ द पेयर is a person and the payee is a bank or a government or LIC or any insurance company, then, or for that matter the government, then no TDS is supposed to be done. दूसरा, advertisement expenses are paid to Mr. D. Two individual payments of 24,000 and 34,000 have been made. Advertisement expenses are covered under section 194C, advertisement contracts 194C। और 194C हमें कहता है कि अगर एक साल का एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तब टीडीएस काटना है, या फिर अगर आप किसी इंडिविजुअल पेमेंट को देखें और वो इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। मेरे बेटा, आप लोगों ने यहां पे अगर दोनों को मिला के 1 लाख रुपीस की कंडीशन लगाई तो वो 1 लाख की कंडीशन फेल हो जाती है। 34 plus 24 will give me what, 58,000 रुपीज, जिसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, एग्रीगेट के ऊपर टीडीएस नहीं होगा। दूसरी कंडीशन थी कि इंडिविजुअल पेमेंट चेक करो। यहां पे अगर हम लोग इंडिविजुअल पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट चेक करें 24,000 रुपीज का है, जो कि अमाउंट है लेस देन 30,000, नो टीडीएस इज टू बी डन। और दूसरे केस में 34,000 है विच इज मोर देन 30, तो इंडिविजुअली 34,000 पे टीडीएस काटा जाएगा। अब एक और यहां पे बात आती है कि टीडीएस किस रेट पे काटा जाएगा। टीडीएस किस रेट पे काटा जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पेई कौन है, जिसको मिल रहा है पैसा वो कौन है, क्या वो एक इंडिविजुअल है या वो कंपनी है या कौन है। यहां पे लिखा हुआ है इट इज पेड टू मिस्टर डी। सो दिस फैक्टर विल डिटरमिन द रेट, वो फैक्टर डिटरमिन करेगा रेट ऑफ टीडीएस। थर्ड पॉइंट था that the rent of the factory building paid to Mr. S amount is inclusive of GST of 18%, 265,500. Now this was one of the really tough questions, tough point. Amount was inclusive of GST. आप सबको बहुत अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए कि जब कभी भी मैंने आपको ये क्लासेस करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से ये बात बताई थी कि आप रेंट के अमाउंट पे जीएसटी अप्लाई करेंगे। ये आपके पास अप्लाई करने के बाद टोटल अमाउंट आएगा। आप जब टीडीएस काटेंगे तो टीडीएस कभी भी इस टोटल अमाउंट के ऊपर नहीं होगा। टीडीएस अमाउंट जब भी होगा वो टीडीएस अमाउंट इस रेंट के अमाउंट के ऊपर होता है। अब इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखिए। आपको ये वाला टोटल का अमाउंट गिवन है, कितने का है ये टोटल अमाउंट, मैं एक बार यहां पे पढ़ लेता हूं। ये टोटल अमाउंट गिवन है 265,500। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपको पहले जीएसटी हटाना होगा, आपको एक्स जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। आइए जरा एक्स जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्स जीएसटी 265,500 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट आ जाएगा आपके पास। कितना अमाउंट है? 265,500 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100,
सो 265 500 divided by 118 multiplied by 100, this will give me 2,25,000 rupees. So the amount of rent is 2,25,000 rupees. अब जरा सोचिए, अगर रेंट का अमाउंट 2,25,000 रुपीज है, विच इज लेस देन 2,40,000 रुपीज, तो क्या अब बताइए, क्या इसके ऊपर जीएसटी होगा या नहीं होगा? बताओ मेरे बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की. आई कैन रीड यहां पे आपके आंसर्स. भरत ने कहा नो टीडीएस, भरत ने कहा सिंगल पेमेंट 30,000. अच्छा, आप वो मैं पुराने वाले पढ़ रहा हूं. उसके बाद मेरे को यहाँ पे भरत ने कहा नो टीडीएस ऑन जीएसटी अमाउंट. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बचपन की दुनिया कह रहे हैं 225, बचपन की दुनिया कह रहा है 240, बचपन की दुनिया ने कहा नो. भरत ने कहा नो टीडीएस, मृण्मय सॉय ने कहा नो टीडीएस, आरव रोनी वर्मा ने कहा नो टीडीएस, शिल्पा ने कहा नो टीडीएस. अब ये पॉइंट आपको यहां तो आप कह रहे हैं कि नो टीडीएस, लेकिन आई एम डैम श्योर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन ईमानदारी से किया, उन लोगों ने तो ये वाला कंसेप्ट ठीक कर दिया होगा. लेकिन ऐसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस 265,500 के ऊपर ही टीडीएस अप्लाई कर दिया होगा. आपने इसी फिगर को सोचा होगा दैट दिस फिगर इज ग्रेटर देन 2,40,000 एंड बिकॉज दिस फिगर इज ग्रेटर देन 240, टीडीएस अप्लाई कर दो. आप लोगों ने टीडीएस अप्लाई कर दिया होगा. आप में से जिन स्टूडेंट्स ने टीडीएस अप्लाई नहीं किया, ये वाली फिगर आप लोगों ने कैलकुलेट करी और टीडीएस अप्लाई नहीं किया, आप सबके लिए जोरदार तालियां हैं. बहुत अच्छी बात अगर आपने ऐसा किया तो. लेकिन अगर आपने 265,500 को ध्यान में रखते हुए टीडीएस अप्लाई होगा ये जवाब दे दिया, तो फिर आपका वो जवाब गलत था. ठीक है जी. तो आप देखिए, इस तरह से ट्रिकी पॉइंट्स एग्जामिनर आपको देगा एग्जाम के अंदर, और आपको संभल के चलना है, आपको बच के चलना है. और इसके बाद अगर मैं यहां से और आगे चलता चलूं तो ब्रोकरेज की बात हो रही है. ब्रोकरेज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं सेक्शन 194H. और आपको बता देता हूं, मैंने अपनी क्लास के अंदर बहुत डिटेल में बताया कि ब्रोकरेज और कमीशन में अंतर होता है, फर्क होता है. क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. ब्रोकरेज और कमीशन दोनों के लिए सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 194H. यहां पे भी 194H का ही प्रोविजन था. 194H कहता है कि अगर 15,000 या 15,000 से कम का अमाउंट है तो टीडीएस नहीं होगा. तो यहां पे 15,000 का अमाउंट है जो कि 194H के लिमिट के अंदर आता है. दैट इज द रीजन नो टीडीएस वाज टू बी डन. मैंने यही सारी चीजें यहां पे लिख के दी हैं. आपको साथ साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कब टीडीएस होगा और कब टीडीएस नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं मैंने आपको. यहां पे मैंने हर क्वेश्चन का आंसर और उस आंसर के बाद उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया हुआ है. मैं आप सबके साथ ये वाली फाइल अपनी शेयर कर सकता हूं. जिसको ये फाइल चाहिए हो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आया. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक नंबर का था. अगेन टू माय सरप्राइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट वन क्वेश्चन राइट एंड वन क्वेश्चन रॉन्ग. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. क्वेश्चन हमें क्या बताता है? यहां पे क्वेश्चन में बताता है कि असेसिंग ऑफिसर रेडेड द प्रेमिसेस ऑफ मिस्टर जे ऑन हैविंग अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन दैट ही इज हैविंग सम अनडिस्क्लोज्ड और अनअसेस्ड इनकम. एक ऑफिसर है. रौनक कह रहे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? रौनक जैन पीडीएफ मिल जाएगा. मैंने आपको कहा क्लास के बाद मेरे को कांटेक्ट करना. मैंने कहा तो बेटा अभी आपको ये बात की क्लास के बाद मेरे को कांटेक्ट करना. क्लास के दौरान मैं पीडीएफ कैसे दे दूं बच्चे आपको? चलो सुनिए. Assessing officer raided the premises of Mr. J on having a proper information that he is having some undisclosed and unassessed income. एक ऑफिसर है, उसके पास 100% पुख्ता एक
मैं बोलूं कि इंफॉर्मेशन है कि साहब एक व्यक्ति के पास कुछ ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम, अनएसेस्ड इनकम है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब कार्रवाई शुरू करी, प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, असेसिंग ऑफिसर फाउंड मिस्टर जे टू बी द ओनर ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिस्टर जे। तो जब आप असेसिंग ऑफिसर ने रेड किया, उसके प्रेमिसेस पे इंस्पेक्शन किया, तो वहां पे बहुत सारा पैसा, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट्स रखा हुआ मिला, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं था। वैल्यू ऑफ विच इज 5,80,000 रुपए। मिस्टर जे क्लेम्स एक्सपेंसेस ऑफ 1,20,000 रुपए अगेंस्ट दिस अमाउंट। जो मिस्टर जे है वो कहता है ये 5,80,000 रुपए मेरी इनकम है, ठीक है, लेकिन इस इनकम को कमाने के लिए मेरे 1,20,000 रुपए के खर्चे हुए हैं, वो खर्चे लेस करो और बाकी 4,60,000 के ऊपर टैक्स ले लो मेरे से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। आपसे कहा गया कि आप इसका जवाब दीजिए। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ब्लैक मनी के केस में सेक्शन 68, 69, 69A और वो जो पूरी सीरीज है, उन सभी सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो उन सभी सेक्शन में किसी भी प्रकार का खर्चा लेस करना अलाउ नहीं किया जाता। साथ साथ में उन इनकम में से लॉसेस को सेटअप करना अलाउ नहीं किया जाता। साथ साथ में उन इनकम में से 2,50,000 रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को लेस करना अलाउ नहीं किया जाता, और वो जितना भी पैसा होगा उस पूरे पैसे के ऊपर टैक्स लग जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि साहब क्या 5,80,000 में से खर्चा लेस होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो। उस 5,80,000 में से आप कोई भी खर्चा लेस नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि टैक्स रेट क्या होगा। हम सबको अच्छे से पता है कि टैक्स रेट क्या होगा। टैक्स रेट होता है फ्लैट 60%, फ्लैट 60%, 25% का सरचार्ज भी लगता है, और यहां पे सरचार्ज लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। 50 लाख से ज्यादा हो तो भी सरचार्ज है, 50 लाख से कम है तो भी सरचार्ज है, और साथ साथ में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है। मैं देख पा रहा हूं राहुल, पीयूष दोनों ने कहा 78%। अभिषेक राज हमें कह रहे थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। अभिलाषा सिंह ने कहा नो टीडीएस एज अमाउंट इज लेस देन 2,40,000 रुपीज। अभिलाषा आपका जवाब मेरे पास बहुत देरी से आ रहा है। चलो इसके बाद अगर मैं यहां से और आगे चलूं तो 78% के हिसाब से आपने टैक्स चार्ज करना है ऑन 5,80,000 रुपए। ऑन 5,80,000 रुपए आपने टैक्स चार्ज करना है 78% के हिसाब से। भरत ने कहा सर आंसर आएगा 450 to 400। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 450 to 400 इज द आंसर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ गलती नहीं करी आपने यहां पे। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के लिए डाटा दिया। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, और मैंने आपको 4-5 चीजें दी हुई थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक थी, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक थी, और मैं मान के चलता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ट्रिक में फंस गए होंगे। ट्रिक क्या थी, ध्यान से पढ़ो। कहता है एग्जामिनर मिस्टर जे इज अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति नहीं है, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, नेशनल है। कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 नवंबर 2019। 15 नवंबर 2019 को पहली बार वो इंडिया में आया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 200 डेज। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको तंग करती है, ये लाइन स्टूडेंट्स को अक्सर तंग करती है। स्टूडेंट कहते हैं अच्छा वो 200 दिन के लिए इंडिया में आया। स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, 182 डेज से ज्यादा का स्टे है ना। आपको ऐसे चेक करना ही नहीं है। आपको 200 डेज का जो डाटा गिवन है ये टोटली इररिलेवेंट डाटा गिवन है। इनफैक्ट आपको करना क्या था, आपको करना यह था कि आप 15 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक का नंबर ऑफ डेज काउंट करते। यहां पे शिरप्रा ने कहा नॉन रेसिडेंट,
और मृण्मय ने कहा नॉन रेसिडेंट। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप 15 नवंबर टू 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करें तो यू विल कम टू नो दैट ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देखते हैं नवंबर में होते हैं 30 डेज, 30 में से 14 डेज हटा दें तो 16 डेज ऑफ नवंबर लिख दूं मैं यहां पे। नवंबर के 16 डेज, दिसंबर इज 31, जनवरी इज 31, फरवरी इज 29, 29 क्योंकि ये लीप ईयर है। देन मार्च इज अगेन 31। टोटल देख ले आप कितना आता है, 16 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, सो दिस टोटल कम्स टू 138। क्योंकि वो सिर्फ 138 डेज के लिए इस साल इंडिया में था, इस वजह से ही इज अ नॉन रेसिडेंट। हाँ, भरत ने कहा 16 डेज है नवंबर, और आपने पूरी कैलकुलेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। आरव कह रहे हैं, आरव रोनी वर्मा कह रहे हैं जी सर। भावेंद्र कुमार रॉय ने कहा नॉन रेसिडेंट, भावेंद्र ने कहा 138 डेज, पीयूष रंजन ने कहा 138 डेज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस टाइम पीरियड। अब बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको यह देखना था कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। टैक्सेबल सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, यहां तो बात ही खत्म हो गई, इसने लिख दिया सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बिकम्स एन इंडियन इनकम। इट बीइंग एन इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर ROR, NOR, NR, सबके लिए टैक्सेबल है। तो 87,000 रुपीज इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया। सेविंग्स बैंक अकाउंट है इंडिया में, इस वजह से ये भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। 80 TTA का डिडक्शन भी मिलेगा, 80 TTA का डिडक्शन भी मिलेगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन भूटान विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस इन भूटान, दैट मीन्स इट इज अ फॉरेन इनकम earned in Bhutan, received in Bhutan. Foreign incomes are not taxable for non-residents. And mind you, ये जो बात लिखी हुई है that it is controlled from India, ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला पॉइंट अप्लाई तब होता जब इसका स्टेटस होता है NOR का। NOR तो है नहीं, NR है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडोनेशिया एंड रिसीव देयर। Income from agriculture in Indonesia received there, it is a foreign income. Again, this foreign income is again not taxable in India. तो ये दोनों taxable नहीं है। Next, income from house property in Paris, again it is a foreign income not to be taxed. And then gifts which are received in his own country from a friend who is resident या who resides in Delhi. मेरे बेटा, फाइनेंस एक्ट 2019 का लेटेस्ट अमेंडमेंट था ये वाला। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में इनकम इंडिया से गिफ्ट रिसीव कर रहा है, दैट विल बी इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। भरत भटनागर ने कहा गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट इज डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। भरत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेक्शन 9 का लेटेस्ट अमेंडमेंट था ये तो। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं पढ़ा तो वो इस क्वेश्चन को अटेंड भी नहीं कर पाएगा। और अब आपको ये समझ आ गया कि आपको कैसे ये काम करना है। पहला क्वेश्चन आपका था कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसका GTI कैलकुलेट करो, तो आप GTI कैलकुलेट करोगे इन तीनों इनकम्स को ऐड करके 87,000, 50,000 एंड 2,50,000। फिर तीसरे क्वेश्चन में मैंने कहा कि आप उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो, 80 TTA का डिडक्शन देने के बाद आप टैक्सेबल इनकम भी निकाल लोगे इसका। सो दैट वाज द केस। और उसके बाद मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी यहां पे दिया हुआ है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे से अगर इसका सोल्यूशन लेना चाहेंगे, आप मेरे से सोल्यूशन ले लीजिएगा। मैं आपको ये सोल्यूशन देने को तैयार हूं, मेरे को बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं है सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने में। और लेकिन मैं ये चाहूंगा, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मीन्स आज क्या है, आज 4 तारीख है, आज 4 अगस्त है, और आज ट्यूसडे है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो ट्यूसडे के बाद अब 2 दिन और बचे हैं, आज ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे तक आपके पास टाइम 3 दिन और हैं। फ्राइडे को अगेन वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ अकाउंट्स, सैटरडे अगेन वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ टैक्स, संडे अगेन वी विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ कॉस्टिंग, and then on Monday I'll again come live, on Monday next Monday again I'll come live। आपके पास 3-4 दिन है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नाउ व्हाई वी आर कंडक्टिंग टेस्ट एट दिस टाइम, हम लोग यहाँ पे अगस्त के स्टार्टिंग में टेस्ट कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आई बिलीव दिस थिंग, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, कि आप इस समय ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में लगे होंगे और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स, और आप इस समय ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रुप 1 आपका पीछे रह जाता है, प्रायोरिटीज में पीछे चला जाता है। व्हाट आई वांट इज कि आपका ग्रुप 1 पीछे ना रहे। इस वजह से इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड कि मैं छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स को इकट्ठा करके आपसे हर हफ्ते का टेस्ट लेता रहूं, ताकि आपका हर हफ्ते का रिवीजन चलता रहे। यस, यू आर फोकसिंग मेनली ऑन ग्रुप 2, लेकिन ग्रुप 1 का प्रिपरेशन आपका पीछे ना छूटे, इस वजह से हम लोग हर हफ्ते आपके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। We are trying our level best to have somebody on our board for the subject of law, but I won't compromise with the quality. I may get hundreds of the faculty members, लेकिन जब तक मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर ना हो, मैं शायद टेस्ट स्टार्ट नहीं करूँगा। Yes, I have a very high level of confidence on Nakul sir for accounts. I have very high confidence on Sunil sir for the costing subject. ऑब्वियसली टैक्स मैं ठीक ठाक करवा ही लेता हूं, तो मैं इस वजह से इन 3 का अभी टेस्ट आपके साथ कर रहा हूं। यू कीप ऑन वर्किंग फॉर ग्रुप 1 एज वेल एज फॉर ग्रुप 2, एंड आई प्रॉमिस यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स व्हेन एवर द एग्जाम्स हैपन, बीट नवंबर, बीट दिसंबर, बीट जनवरी, कभी तो होगा एग्जाम तो पक्का होगा, कभी तो होगा, हो सकता लेट हो जाए, बट देन अगर जब भी एग्जाम होगा आपकी प्रिपरेशन साथ साथ में चलती रहनी चाहिए। आइए मेरे बेटा, इसके आगे और आगे चलता हूं मैं, इसके आगे और आगे चलता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं। भरत कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज टेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इशू था, चलो देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं, देख लेते हैं। इसके बाद वी हैव आरव ने कहा थैंक यू सर। भरत ने कहा अगस्त द टैक्स 377 ऑप्शन भी लिखा है, बट 377 गलती से डी लिख दिया होगा मैंने, यहाँ पे गलती से डी लिख दिया होगा, इट हैज टू बी 377। यस, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा फॉर क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एक नंबर के क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड था। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, दैट मिस्टर जे हैज एस्टेट्स इन रबर, टी एंड कॉफी एंड ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। He also has a nursery wherein he grows plants and sells them। मेरे बेटा टी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं रूल नंबर 8। सिमिलरली वी हैव कॉफी, सिमिलरली वी हैव रबर एंड कॉफी, और साथ साथ में वो कह रहा है नर्सरी की इनकम इज ऑलवेज एट बिजनेस इनकम। और आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि जो रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 7 है और रूल नंबर बाकी के जो हैं, उन सब में एक फ्रैक्शन इज अ बिजनेस इनकम एंड अनदर फ्रैक्शन इज योर एग्रीकल्चर इनकम। तो आपने यहां पे वो फ्रैक्शन अप्लाई करने थे। आपको बताया गया है कि रबर की इनकम है 5 लाख रुपए। आपको बताया गया कि कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड की इनकम है 350। याद रखना, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड का मतलब होता है रोस्ट करके बीन्स बना के बेचना। यहां पे कॉफी को ग्राइंड नहीं किया गया, ग्राउंडेड या ग्राइंडिंग वर्ड मिसिंग है, तो इसका मतलब पाउडर नहीं बेचा, बीन्स को बेचा है। इसके बाद वी हैव मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टी 7 लाख रुपए, एंड देन वी हैव नर्सरी की सारी इनकम इज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो आपने यहां पे अप्लाई करना था परसेंटेजेस रूल्स के हिसाब से, और उसके बाद आपने नर्सरी की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानना था।
एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है यहां पे कि बताओ बिजनेस इनकम कितनी है, बताओ एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। तो until unless you apply those percentages, you will not be in a position to do the proper calculation. और अगर आप ध्यान से देखें तो रबर के लिए 35%, देन वी हैव कॉफी के लिए 25%, टी के लिए 40%। तो दीज आर योर बिजनेस इनकम्स, दीज आर योर बिजनेस इनकम्स। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बन जाता है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बन जाता है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, बिजनेस इनकम जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। तो पीयूष रंजन जी कह रहे हैं जी, अदिति कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपके साथ सोल्यूशंस चेक कर रहा हूँ, सोल्यूशंस आपको सारे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑन सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी शैल बी रिगार्डेड एज। नर्सरी की इनकम इज ऑलवेज एन एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत पुराना एक अमेंडमेंट है। भरत कह रहे हैं नर्सरी वाला पॉइंट इज ऑलवेज एन एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत पुराना अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है 2006 का। 2006 में कहा गया था और उस जमाने में मिस्टर पी चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। नर्सरी की इनकम इज ऑलवेज एन एग्रीकल्चर इनकम, never a business income. तो you need to be very very careful for that. उसके बाद हमारे पास अब दो नंबर के क्वेश्चन आ गए, हमारे पास अब दो नंबर के क्वेश्चन आए और यहां पे मैंने आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 15, दो नंबर के क्वेश्चन हैं। पढ़िएगा ध्यान से। Mr. J is a chartered accountant having qualified just recently in 2019-20 and has received a cash gift of 2 lakh rupees on the occasion of his marriage. Cash gift received on the occasion of marriage will be fully exempt from tax. इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा. It includes a gift from a non-relative of 80,000 rupees. कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी पे आपको कहीं से भी गिफ्ट मिले, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, always exempt from tax. His income by way of lottery winnings is 3 lakh rupees, on which TDS has been done at the rate of 30%. Answer the following questions. आपने ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना था. Amount of gift which will be taxable for Mr. J will be, गिफ्ट सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा. टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे शैल बी, क्योंकि गिफ्ट एग्जेम्प्ट है तो टोटल इनकम में सिर्फ लॉटरी का पैसा आएगा और कुछ नहीं. और फिर एग्जामिनर ने कहा कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो. हाँ, अब आएगा मजा, जहां पे आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा. ध्यान से करेंगे, हम लोग इसकी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं. चलिए, लेट अस स्टार्ट. दिस इज calculation of total income. Calculation of total income. gift का क्या करें? गिफ्ट का क्या करें? गिफ्ट will be exempt under section number 56 subsection number 2. lottery is 3 lakhs. तो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रॉस विनिंग्स. मैं ग्रॉस विनिंग्स के बारे में कैलकुलेशन करूं. यहां पे ग्रॉस विनिंग्स आर 3 lakhs. सो द टोटल इनकम इज 3 lakhs. ऑन दिस टोटल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30% विल बी 90,000. आपने यहां से लेस करना है 87A का रिबेट 12,500. Now this is one of the biggest drawbacks of our system, जहां पे कैजुअल इनकम में से 87A का रिबेट मिल रहा है. कायदे से नहीं होना चाहिए, कायदे से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट देन समहाउ यहाँ पे 87A का रिबेट दिया जा रहा है, जो कि कायदे से प्रिंसिपली नहीं होना चाहिए. So out of 90,000, what I'm doing is I'm removing 12,500. What remains with me is 77,500. आप इसके अंदर ऐड करेंगे 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. आपने 4% के हिसाब से 3,100 रुपीज ऐड किया. सो दिस कम्स टू 80,600 रुपए. अब आपको यहां पे लेस करना होगा TDS.
अंडर सेक्शन 194BB। तो जो भी टीडीएस हुआ वो आप यहां पे लेस कर दीजिए, 90,000 का टीडीएस हुआ आप उससे लेस कर दीजिए। और जब आप टीडीएस का अमाउंट 90,000 का यहां पे लेस करेंगे तो 90,000 का टीडीएस का अमाउंट लेस करने के बाद what you get is a negative figure of 9400. That means there is not a tax payable but there is a case of a tax refund. ये tax refund का केस बन गया आपका 9400. And there are many students who got this question wrong. उन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया। क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई? Now this is for you people to decide. क्या आप लोग इस लेवल के लिए तैयार हैं? अगर हाँ आप इस लेवल के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स और आप लोगों को मेहनत करनी होगी। चलो तो अब मैं यहां से और आगे बढ़ता हूं। लेट मी मूव अहेड एंड लेट मी सी कि हम लोग और कहां पे गलती कर रहे थे। सॉल्यूशंस आपके पास हैं, सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन दो नंबर का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, दो नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। क्वेश्चन में 16 था, क्वेश्चन में 17 था। 194B मैंने गलती से डबल बी लिख दिया। डबल बी इज फॉर हॉर्सेस, डबल बी इज फॉर हॉर्सेस, तो 194B, दिस इज 194B। ठीक है जी, ओके जी। चलो अब मैं यहां से आगे चलता हूं। आपको डाटा दिया हुआ है, टोटल एस्टिमेटेड टैक्स पेबल इज 2 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड टैक्स इज 2 लाख रुपीज, एस्टिमेटेड टैक्स है। टीडीएस भी एस्टिमेटेड था लेकिन टीडीएस हुआ नहीं मेरे बेटा। जब टीडीएस हुआ ही नहीं तो आप उसको लेस भी नहीं करेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय। एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू योर टैक्स पेबल माइनस टीडीएस डन। तो जब ये टीडीएस डन है ही नहीं, ये वाली फिगर ही 0 है, तो फिर आप कुछ लेस भी नहीं करेंगे। तो आपका टैक्स पेबल का अमाउंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 2 लाख। दैट मीन्स 10,000 रुपए से ज्यादा आ रहा है। इस तरह से सेक्शन 211 की इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से 211 की इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो अब आप यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां पे देखिएगा वो पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स विच इज पेबल ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2019। 15 दिसंबर 2019 तक आपको कितना पैसा पे करना है। सेक्शन 211 याद कीजिए, हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स आती हैं 15%, 45%, 75%। यहां पे अंश गोयल कुछ कह रहे हैं। अंश गोयल कह रहे हैं सर वहां लिखा है कि टीडीएस हैज डन, सो नेट इनकम नहीं है 3 लाख। मैं तो कहा ही नहीं नेट इनकम 3 लाख है। देखो यहां पे मैंने तो कहा ही नहीं कि नेट इनकम 3 लाख है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है द इनकम फ्रॉम वे ऑफ लॉटरी इज 3 लाख ऑन विच टीडीएस ऑफ 30% हैज बीन डन। आपकी इनकम 3 लाख है जिसके ऊपर टीडीएस कटा 30% का। तो आपकी जो नेट इनकम है मेरे बेटा वो है 2,10,000 रुपए। आपका जो टीडीएस का अमाउंट होगा अंडर सेक्शन 194B वो होगा 90,000 रुपए। और आपका जो ग्रॉस अमाउंट होगा मेरे बेटा वो ग्रॉस अमाउंट होगा 3 लाख रुपए। मैं तो ये कहा ही नहीं कि 3 लाख रुपए नेट अमाउंट है। 3 लाख नेट अमाउंट थोड़ी रहा, 3 लाख तो ग्रॉस अमाउंट है जिसके ऊपर टीडीएस कटा। ठीक है अंश, अंश इज दिस फाइन विद यू? चलो अंश का जब तक जवाब आता है मैं यहां से आगे चलता हूं। तो यू नीड टू बी केयरफुल। फिर आपने वो एडवांस टैक्स की परसेंटेजेस अप्लाई करनी है और परसेंटेजेस अप्लाई करके आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि कितना पैसा आपका पेबल आ रहा है। ये एक क्वेश्चन था जो कि इस बार नवंबर 2019 के एग्जाम में आया था। ये नवंबर 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं यहां पे क्या लिखा था। यहां पे था दैट मिस बांसरी इज अ चाइनीज नेशनल
and got married to Mr. Keshav of India in Beijing on 3rd of February 2019. And then she comes to India for the first time on 14th of February 2019. She left for China on 11th of August 2019. She returned to India again on 20th of February 2020. She received the following gifts from her relatives and friends during the year April to March 2020 in India. तो कितना गिफ्ट मिला, कितना होगा, आइए जरा ध्यान से देखें. अदिति छाबड़ा 75% में आपने जो पहले के 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे किया होगा वो भी तो लेस करोगे ना बेटा. आप देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, 15 के बाद 45 दिन 75, तो 75 में से जो पहले के 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे हुआ वो लेस भी तो करोगे ना. आप ये अज्यूम के वो कर रहे हो कि आप वो जो है आपका अमाउंट पूरा 75% आ जाएगा. ठीक है जी. अदिति नक्षत्र ठीक है जी. चलो हाँ 75%, लेकिन नक्षत्र 75% में से जो पहले 2 इंस्टॉलमेंट में पे हुआ वो लेस भी तो करोगे ना बेटा. चले इसके बाद अगर हम लोग ये वाला देखें, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, बांसुरी वाला. तो ये नवंबर 19 के एग्जाम का क्वेश्चन है. पेरेंट से पैसा मिला, एग्जेम्प्ट होगा. मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड इज अगेन योर रिलेटिव, ये भी एग्जेम्प्ट होगा. और 2 बहुत क्लोज फ्रेंड से पैसा मिला 262, ये पैसा टैक्सेबल होगा. दिस अमाउंट इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल. सो अब आप सबने रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था. रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद टोटल इनकम निकालना था और टैक्स लायबिलिटी निकालना था. मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकालना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि 87A का रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है तो प्रोविजन अलग है, रेसिडेंट है तो प्रोविजन अलग है. अच्छा, इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी दिखाई. एग्जामिनर कहता है कि मान लो वो 20th जनवरी को वापस आती है इंस्टेड ऑफ 20th फरवरी, तो क्या होगा. इफ somebody is coming back on 20th of January instead of 20th of February, so now there is extra 31 days का जो गैप है, और वो एक्स्ट्रा 31 डेज के गैप की वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगा. सो देर इज चेंज इन रेसिडेंशियल स्टेटस, और इसी वजह से 87A के प्रोविजंस में भी बदलाव आ जाएगा. यहाँ पे भारत भटनागर एक बार हम लोग कॉन्टैक्ट करना बात करेंगे. अदिति हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. भरत ने कहा तब NOR, ठीक है जी, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, कोई नहीं. Then this was one of the really good questions that appeared in the examination. एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आया था और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन यहाँ पे बनाया हुआ है. एंड देन वी हैव सोल्यूशन विद दिस. मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है. सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, नो इश्यूज एट ऑल. देन हमारे पास टफनेस बढ़ी तो मैंने उसके वेटेज भी बढ़ा दी और 3-3 नंबर की वेटेज यहाँ पे कर दिया. 3-3 नंबर की वेटेज थी. अब बाकी के आने वाले क्वेश्चंस पे मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि मिस्टर जे है जो कि एक टी मैन्युफैक्चरर है और वो टी प्लांट्स उगाता है और टी मैन्युफैक्चर करता है और फिर उस टी को इंडियन मार्केट में बेच देता है. साथ साथ में मैंने कहा कि चाय पत्ती उगाने का खर्चा था और साथ साथ में मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा था. तो कुछ पार्ट वो उगाने के बाद डायरेक्टली बेच देता है, कुछ बात जो है वो मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचता है. तो आपको यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें करनी होंगी. आपको बिजनेस इनकम अलग से निकालना होगा, एग्रीकल्चर इनकम आपको अलग से निकालना होगा और बड़े तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशंस करनी होंगी. अदिति इज सेइंग क्वेश्चन 20 में आंसर नॉन रेसिडेंट क्यों नहीं है. भाई नॉन रेसिडेंट क्यों नहीं है, आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके देख लेना. और क्वेश्चन नंबर 20 में अगर वो नॉन रेसिडेंट है भी तो जो आपका जो टैक्स है वो स्लैब 1 के हिसाब से होगा. नॉन रेसिडेंट है तो स्लैब 1 के हिसाब से होगा. और आप नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करके दिया हुआ आपको. आप देख लेना कि आपने नंबर ऑफ डेज में कहाँ कहाँ पे गलती करी है, वो एक बार आप चेक कर लेना.
आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर ज़्यादा इश्यूज आएंगे। सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार क्लास खत्म होने दीजिए। भरत आप ठीक कह रहे हैं 60% 40%। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, एक्सपेंसेस लेस करके आप नेट इनकम एक बार कैलकुलेट करेंगे, और नेट इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप उसका 60 एंड 40% करते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है कि हम लोग हमेशा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अप्लाई करते हैं रेशियो ऑफ 60% 40% रूल नंबर 8 के हिसाब से। चलो, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशंस आ गई। कैलकुलेशन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशंस करी हैं। टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशंस करने के बाद उसको हमने मल्टीपल ऑफ 10 के अंदर मल्टीप्लाई राउंड अप भी किया हुआ है आपने, वो सारी चीज़ें। और ध्यान देना, जब कभी भी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों होती हैं, whenever we have agriculture non agriculture income both, वहां पे आप हमेशा 3 अलग अलग स्टेप्स अप्लाई करके टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। You apply step 1, you apply step 2, you apply step 3, then you do the calculations. Then again एक और एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन था जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अगेन कुछ ऐसी ही बात हो रही है कि किसी एक व्यक्ति ने चावल उगाए, चावल उगाने के बाद एग्जाम बाहर उसने बेच दिया। आप ठीक कह रहे हैं दीपक, पार्शियल इंटीग्रेशन, भरत भटनागर आप ठीक कह रहे हैं, अदिति एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन 26-27 में चावल उगाए, चावल का जो पैडी जैसे धान कहते हैं, धान उगाने के बाद कुछ धान उसने डायरेक्टली बाजार में बेच दिया, तो वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम है। कुछ धान को वो यूज कर रहा है उसके लिए, चावल के लिए, और चावल फिर वो बाजार में बेच रहा है। तो चावल वाला जो केस है वहां पे आप रूल नंबर 7 अप्लाई करेंगे, आप रूल नंबर 7 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। और रूल नंबर 7 अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया था तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया है, बड़े अच्छे से दिया है कि 40% जो है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम है, सेल वैल्यू ऑफ पैडी है और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। तो जो भी एग्रीकल्चर इनकम है 8 लाख रुपए, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। बाकी पैडी को कन्वर्ट करके आपने जो चावल बनाया उसके बारे में बात करते हैं। वहां पे 60% इज योर एग्रीकल्चर, और जो 60% बाकी का जो बचा हुआ है उसमें आपने एग्रीकल्चर इनकम भी निकालनी है, आपने बिजनेस इनकम भी निकालनी है, और इसके लिए आपने यूज करना है रूल नंबर 7। आप रूल नंबर 7 अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 7 अप्लाई करके आपने एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम निकालनी है। वंस यू हैव डन ऑल दैट, उसके बाद टोटल इनकम निकाल के अगर एग्जामिनर टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है तो आप टैक्स लायबिलिटी भी करेंगे। देन थोड़ा सा मैंने रिलैक्सेशन दिया स्टूडेंट्स को, जहां पे 3 सिंपल से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, 3 या 4 सिंपल से क्वेश्चंस दिए, एंड दिस वाज रियली स्ट्रेंज फॉर मी। ये बहुत स्ट्रेंज था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला जवाब ठीक नहीं दिया। टू माय सरप्राइज ये वाला जवाब ठीक नहीं आया। ये मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि ये जवाब ठीक क्यों नहीं आया। क्वेश्चन ये था कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 कहता है दैट इनकम टैक्स एक्ट 1961 is applicable to whole of India and it will become applicable from 1st of April 1962, या फिर आप ऐसे कहें it became applicable from 1st of April 62। Now the question was कि टैक्स का एक्ट तो 1961 का है, लेकिन सेक्शन 1 कहता है कि ये एप्लीकेबल होगा 1st अप्रैल 62 से। तो व्हाट डज 1st अप्रैल 62 रिप्रेजेंट? 1st अप्रैल 62 का मतलब क्या है? क्या ये प्रीवियस ईयर 62-63 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या असेसमेंट ईयर 62-63 को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे बेटा, लेट मी टेल यू, अप्रैल 62 से लागू होगा, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 62-63 है। अगर असेसमेंट 62-63 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 61-62 होगा। यही क्वेश्चन था जहां पे बहुत सारे लोगों ने
गलत जवाब दिया। क्यों गलत जवाब दिया? आई वॉज रियली सरप्राइज। आई वॉज वॉन्टिंग टू आस्क यू पीपल कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन का जवाब गलत क्यों दिया। सो दिस इज 1 अप्रैल 62 will represent the assessment year 62-63। साग्निक मुखर्जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। ओके जी। बचपन की दुनिया कह रहा है रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, होने दीजिए। क्वेश्चन 29 का 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से था कि एक फॉरेन नेशनल है, वो 15 अक्टूबर को इंडिया में आया 210 दिन के लिए। तो यहाँ पे 210 दिन रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है 15 अक्टूबर को वो इंडिया में आया। और 15 अक्टूबर से आप 31 मार्च तक के नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि वो नंबर ऑफ डेज 182 से कम आते हैं, इस वजह से नॉन रेसिडेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 30 है कि पार्शियल इंटीग्रेशन, देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा जहां पे नेट एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड। जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर 5,000 रुपये से कम की है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते। बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा हो और 5,000 रुपये से ज़्यादा हो तो वो वाला बिल्कुल ठीक है। बचपन की दुनिया ने कहा 169, दीपक ने कहा 5,000, भरत ने कहा 5,000, बचपन ने कहा दोनों ठीक हैं, शिप्रा ने कहा 5,000, पीयूष रंजन ने कहा 5,000, बिल्कुल ठीक है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का था वो था कि साहब एडवांस टैक्स आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन होगी जब आप टैक्स ऑन टोटल इनकम में से टीडीएस माइनस करेंगे तो आप आराम से अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो, तो दिस वाज द डिस्कशन। मैं ये आंसर शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कोई इश्यूज नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग कुछ भी किसी भी तरह का कोई डाउट अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, आप सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, आप मेरे को मोबाइल कर लीजिए पे बात कर लीजिए या आप मेरे को ईमेल कर लीजिए। अगर आपने मेरे से मोबाइल पे बात करनी है तो मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए 8010921000। ईमेल करना हो तो jaspritjohar@gmail.com। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि किसी भी तरह की कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी दीजिएगा। एंड मस्ट अप्रिशिएट दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट यूट्यूब लाइव। अपने चैनल के ऊपर हमने यूट्यूब लाइव किया, पहली बार किया, और ये टेस्ट सीरीज में हमने कंडक्ट करी, पहली बार करी। अगर किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो जहाँ पे आप हमें बता सकें कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करें तो प्लीज़ डू लेट मी नो। I will love to listen from your side. The healthy criticism will be appreciated. गाली गलोच मत कीजिएगा यार, doesn't look nice on your part, doesn't feel good on my part। तो भाई गाली गलोच को छोड़ के पास में हुआ unnecessary, तो गाली गलोच को छोड़ के हेल्थी क्रिटिसिज्म किसी भी तरह का अगर आप करेंगे I'll be more than happy। and I promise you in coming weeks, अगस्त के 4 हफ्ते, 1 हफ्ता हो गया, 3 और बचे हैं, सितंबर अक्टूबर, we will be coming up with even better tests जहाँ पे आपको एक्चुअल में मेहनत करनी होगी। जब तक आप अपने हाथ से लिख के काम नहीं करेंगे तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स का पेपर भी हम लोग टफ करेंगे, कॉस्टिंग का पेपर भी हम लोग टफ करेंगे। लॉ के पेपर के लिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हैव समबडी ऑन द बोर्ड ऑफ ज्ञान गुरुकुल। लेट अस सी इफ आई कैन अरेंज और आई कुड नॉट अरेंज। तो आज के लिए यहाँ तक। आई एंजॉयड अ लॉट, होपफुली यू एंजॉयड एज वेल। और आज ही 2 यूट्यूब सेशंस और हैं। एक में अकाउंट्स का डिस्कशन होगा, शाम के टाइम पे सुनील सर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उन दोनों को भी ज़रूर सुनिएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल बी गेनिंग अ लॉट। Students who scored highly in this exam, Saurabh Goel, 40 marks out of 50, heartiest congratulations. Bharat with 38, good score beta. Prasuk Jain 37, Jinu Goel is for 36, Arpit is 35, Ronak Jain is 34, Vanshika is 34, Satyam Swaroop is 34,
Aditi is 33, Vaibhav is 33, Chirag is 32, Nakshatra Goyal is 32, Haridas is 32, Sushant is 32, Sahil Bansal is 31, Shikha Tiwari is 31, Shubham Dalvi is 30, Shrinkla Mehta is 30, Pranav is 30. Total 19 students who scored 30 or more than 30, and I have this long list with me. मैं सबके नाम नहीं बोल सकता. आज के लिए यहाँ तक. बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ. वर्क हार्ड. डाउट्स के लिए मेरे को तंग करते रहना. डू कॉन्टैक्ट मी, बी इन टच. बाय बाय.